और सबसे पहले आपको रांची से बड़ी खबर बताते हैं। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। जेपीएससी 11वीं से 13वीं मामले में सुनवाई हुई और फूड सेफ्टी ऑफिसर मामले में भी हाईकोर्ट में आज सुनवाई की गई। हाईकोर्ट का सरकार के आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। दोनों परीक्षा को लेकर आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश भी हाईकोर्ट ने दिया है और 15 दिन का समय जवाब के लिए सरकार को दिया गया है। काउंटर एफिडेविट दायर करने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों परीक्षा के याचिकाकर्ता काम पर वापस लौटेंगे और तत्काल प्रभाव से काम पर वापस होंगे ये सभी सरकारी कर्मी। झारखंड हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई है और झारखंड हाईकोर्ट ने जो सफल अभ्यर्थी हैं, जिन्हें वास्तव में राज्य सरकार के एक आदेश के बाद जो 22 परीक्षा हुई थी और 22 परीक्षा में नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता अलग अलग परीक्षा के याचिकाकर्ता झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे। अहम आदेश क्या है, सीधे जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर 2 लॉयर हैं जो इस पूरे केस से जुड़े हुए। सबसे पहले जो आदेश आया है कोर्ट का, कि एक लाइन में बताया जाए सबसे पहले कि वास्तव में जो परीक्षा, किस परीक्षा पर तत्काल जो राज्य सरकार का जो आदेश था उस पर स्टे का आदेश है। 11वीं 13वीं जो जेपीएससी एग्जामिनेशन है, पहला फूड सेफ्टी ऑफिसर और तीसरा सीडीपीओ जो नोटिफिकेशन के तहत में उनका एग्जामिनेशन तय हुआ था। दूसरा कि कोर्ट में हमने क्या समक्ष बयान दिया था, कोर्ट में हमने ये कहा था कि हम यहाँ इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किए हैं। इससे पहले भी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था 11वीं और 13वीं, तो उसको हमने चैलेंज करने का काम किया था, ये कहते हुए कि पहला कि एक तो मास बगलिंग हुई है, दूसरा जो रूल्स है उसको वायलेट किया गया है, तीसरा कि इन द मिड ऑफ द एग्जामिनेशन आपने जो स्कैनिंग किया है वो टीडीपीएल के द्वारा किया गया है। अब कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने दूसरे पार्टी से जानने की कोशिश की जो राज्य सरकार थी। राज्य सरकार के समक्ष में कोई इंक्वायरी रिपोर्ट है कि नहीं है, उन्होंने समय लेने का काम किया कि वो काउंटर एफिडेविट फाइल करना चाहते हैं। जेपीएससी 11वीं से 13वीं फूड सेफ्टी जो है उससे जुड़ी जो नियुक्ति हुई थी उस पर कोर्ट ने स्टे लगाया है कि हाँ भाई अब काम पर वापस लौटे। तीसरी भी कोई है? नहीं, देखिए, हम लोगों ने अपना आईए पिटीशन फाइल किया था, आईए नंबर 11830, जो कि आज ही हम लोगों ने दोपहर में फाइल करा, चूंकि इनका मैटर अर्जेंटली लिस्टेड था। और हम लोगों ने 11 से 13वीं जेपीएससी का जो आइटम नंबर 8 और 9 था, हम लोगों ने आइटम 8 में दीपमाला मैटर में फाइल किया था इंटरवेंशन। वो 11 से 13वीं जेपीएससी का है, जिसमें नोटिफिकेशन नंबर 5404 चैलेंज किया गया है। तो 5404 में टेक्निकली ऐसे 3 डिपार्टमेंट के आते हैं। एक तो एफएसओ है, जो कि वो भी आइटम नंबर 7 का था। आइटम 8 और 9 जो है वो संबंधित 11 से 13 जेपीएससी का है। तो हम लोग का सबमिशन जो है 11 से 13 जेपीएससी के लिए था, चूंकि हमारा एलपीए जो है अयूब तिर्की और मनीष डुंडुगा वगैरह का जो एलपीए पेंडिंग है और 5 अक्टूबर को ऑलरेडी आ ही रहा है। और उस ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस कोर्ट से सब्जेक्ट टू द आउटकम का ऑर्डर है। इसकी डीपीओ उसका कुछ जानकारी ये उन्होंने डिक्टेशन में जो दिया है वो 5404 बोला गया है, लेकिन अब फाइनल ऑर्डर आ जाएगा तो बेहतर रहेगा, तभी कमेंट करें तो अच्छा है। देखिए, झारखंड हाईकोर्ट से अहम फैसला आया है कि जेपीएससी 11वीं से 13वीं और साथ में फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये जो परीक्षा जो है जिस पर राज्य सरकार ने इस नियुक्ति परीक्षा को रद्द किया था, झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर भी स्टे लगा दिया है। जाहिर है कि इन दोनों परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो काम कर रहे थे, वो तत्काल प्रभाव से काम पर वापस होंगे। राज्य सरकार को 15 दिनों के अंदर इस पर अपना जवाब दाखिल करना है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इस बीच आपको राजधानी पटना से बड़ी खबर बताते हैं। सीएम सम्राट की शिक्षा विभाग के साथ अहम बैठक, मॉडल स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। एक अधिकारी एक मॉडल स्कूल की व्यवस्था लागू होगी। हर 3 महीने पर अभिभावक शिक्षक बैठक भी होगी, पीटीएम भी होगा। जेईई नीट की तैयारी के लिए बेहतर मार्गदर्शन पर जोर दिया गया और ई लर्निंग के साथ ही 24 घंटे डिजिटल प्लेटफॉर्म से छात्र जुड़ेंगे, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ये बैठक शिक्षा विभाग के साथ, और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिल सके, छात्रों को मिल सके। और इसके लिए ये फैसला लिया गया है कि मॉडल स्कूलों की व्यवस्था सुधारे जाएंगे। न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो आनंद, अब स्कूल में भी पीटीएम होगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी और उस बैठक के बाद कई सारे
बातें तो सामने आई है, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने एक्स पे पोस्ट करके दिया है। उन्होंने जो सबसे अच्छी बात कही इसमें कि एक अधिकारी एक मॉडल स्कूल व्यवस्था की जाएगी और अधिकारी स्कूलों की जानकारी दी जाएगी। जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हर स्कूल पर अगर अधिकारी तैनात किए जाएंगे और अधिकारियों की निगरानी में स्कूल रहेगा तो उस स्कूल की व्यवस्था बनी रहेगी और अच्छे से उस स्कूल में पढ़ाई भी होगा और बाकी तमाम चीजें होंगी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकारी स्कूल में अमूमन हम लोगों ने अभी तक ये तस्वीर नहीं देखी है कि प्रत्येक 3 माह पर अभिभावक और शिक्षक आपस में बैठेंगे और उसके बाद जो पूर्व विद्यार्थी भी उस स्कूल के रहे तो उनसे भी समाज बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। तो ये दोनों बातें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा जेईई और नीट जैसी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं है उसके तैयारी में बेहतर मार्गदर्शन के लिए बिहार विद्यालय परिषद के ई लर्निंग एवं 24/7 इंटरैक्ट डिजिटल लर्निंग भी अधिक का निर्देश ये फैसला किया गया है, जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव लाने की स्थिति में होगा। और सम्राट चौधरी ने जो बोला है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी और छात्रों मिलने इसकी कोशिश रहेगी। और जाहिर तौर पर यह बैठक शिक्षा विभाग लेके की जिसमें ये तमाम बातें सामने आई हैं, जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ छात्र छात्राओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज बड़ी सौगात दी गई है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में 2,35,000 लाभार्थियों को आज गृह प्रवेश कराया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मौके पर शामिल रहे। पिछले 2 साल में बिहार में 19 लाख लोगों को पक्का मकान मिल चुका है। इस मौके पर सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार में कुल मिलाकर 30 लाख लोगों को भी पक्का मकान नहीं मिला, जबकि पीएम मोदी ने सिर्फ 12 साल में बिहार के 50 लाख से ज्यादा लोगों को पक्का मकान दिया है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार को वर्ष 2026-27 के लिए 11,18,937 लोगों को पक्का मकान देने का लक्ष्य तय किया गया है। और हमारी महिलाएं जीविका की तो वो दिन देखा जब 1986 में इंदिरा आवास योजना शुरू हुआ और वहां से लेकर 2014 तक याद कीजिए, इसी बिहार में 30 लाख लोगों को भी पक्का मकान नहीं मिला। लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो बिहार में 14 से लेकर 26 तक आज तक का जो अलॉटमेंट है उसमें 50 लाख घर सिर्फ मोदी जी ने बिहार के गरीबों को देने का काम किया था। हम लोगों ने 24-25 में 7,90,648 आवास बिहार के लिए स्वीकृत किए, कुल 9,488 करोड़ की राशि के। 25-26 में फिर 5,20,742 आवास 6,249 करोड़ रुपए की राशि के। और आज जैसा सम्राट चौधरी जी बता रहे थे, उनके हाथ में मैंने पत्र सौंपा है प्रधानमंत्री जी के आदेश से 11,18,937 आवास 13,427 करोड़ रुपए की राशि। ये मोदी सरकार 29,164 करोड़ रुपए की राशि के 24,30,327 मकान केवल 2 साल में बिहार की जनता को समर्पित करने का काम किया है। और कोई एहसान नहीं किया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये बिहार की जनता का हक है, ये बिहार की जनता का अधिकार है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को नए आवास की चाबी दी। उन्होंने पीएम आवास योजना के नियमों में किए गए बदलाव की जानकारी भी दी और बताया कि अब बाइक वालों को भी घर दिया जाएगा। पहले 10,000 तक आय वालों को घर मिलता था, लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, यानी अब 15,000 रुपए इनकम वालों को भी घर मिलेगा। उन्होंने छोटे किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया, जिनकी असिंचित जमीन 5 एकड़ और सिंचित जमीन 2.5 एकड़ होगी, उन्हें भी घर दिया जाएगा। हमने बिहार में नया सर्वे करवाया और सर्वे में भी 3 नई चीजें जोड़ी। मेरी दीदियों, जीविका दीदियों,
पहले अगर किसी के पास मोटरसाइकिल होती थी, मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल वाले को घर नहीं मिलता था, दोपहिया वाहन वाले को घर नहीं मिलता था। हमने सोचा कि मोटरसाइकिल, टू व्हीलर तो अब सबके पास है, बिना मोटरसाइकिल के तो आजकल कोई चलता ही नहीं है। मजदूर भी मजदूरी करने जाता तो मोटरसाइकिल पे ही जाता है, उसलिए मोटरसाइकिल वाले अगर छोड़ दिए तो कई गरीब घर से वंचित हो जाएंगे। इसलिए फैसला किया है कि जिनके पास मोटरसाइकिल होगी उनको भी पक्का मकान दिया जाएगा, उनको वंचित नहीं किया जाएगा। एक फैसला और था कि जिनकी आमदनी 10,000 रुपया से ज्यादा होगी उनको मकान नहीं देंगे। अब मेरी जीविका दीदियों बताओ, एक तरफ तो हम कह रहे हैं लखपति बनाओ, लखपति बनाओ, लखपति बनाओ, सब दीदियों को लखपति बनाओ, और लखपति बनेंगे तो 10,000 से ज्यादा आमदनी तो होगी। अब 10,000 से ज्यादा आमदनी हो जाए तो दीदी को घर ही नहीं मिले, तो कई दीदी कहते हैं हमें तो लखपति बनने ही नहीं, घर दे दो। लेकिन दीदियों लखपति भी बनाएंगे, और केवल 10,000 नहीं, अब 15,000 रुपए तक की आमदनी भी हर महीना होगी तो भी मकान दिया जाएगा, दीदियों को मकान से वंचित नहीं किया जाएगा। बोलो मिलना चाहिए। हाजीपुर के चर्चित ठेकेदार राम नरेश राय की हत्या के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उनके परिवार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। उन्होंने राम नरेश राय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनकी पत्नी बेटे से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी। परिवार से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार लगातार अपराध और हत्या की घटनाएं हो रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। तेजस्वी यादव ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। आज पीड़ित परिवार से हम लोग जो है मिलने आए। हमारी पूरी संवेदना जो है उनके परिजनों के साथ है, और लगातार जो है आपराधिक घटना जो है बिहार के हर जिलों में बढ़ते हैं। जो गोली मार के जिस प्रकार से हत्या की गई है, हम लोग प्रशासन से भी बात करेंगे कि जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी हो, जो भी दोषी है उनकी कड़ी से कड़ी जो है सजा प्रशासन दिलाने का काम करे। और इस बीच आपको राजधानी पटना से बड़ी खबर दिखाते हैं। फिजिकल एजुकेशन के टीचर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, TRE 4 नोटिफिकेशन के बाद प्रदर्शन किया जा रहा है। अभ्यर्थी सीट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और अभ्यर्थियों की सरकार से गुहार है कि सीट को बढ़ाई जाए। अभ्यर्थियों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। TRE 4 का विज्ञापन तो जारी हो गया, लेकिन फिजिकल टीचर के पदों की संख्या नहीं के बराबर है। ऐसे में तमाम फिजिकल टीचर अभ्यर्थी अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि TRE 4 में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। हमारे साथ ये तमाम अभ्यर्थी हैं जिनके हाथों में बैनर है, पोस्टर है, और देख सकते हैं कि बिहार में तमाम जो शारीरिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं वो BPEd और एस्टेट पास हैं। अब ये चाहते हैं कि इसी TRE 4 में ये भी शिक्षक बन सकें। 2023 में जब एस्टेट निकाला गया तो 6200 अभ्यर्थी पास हुए, और 24 में 8800 अभ्यर्थी पास हुए, और 25 में 3300 से अधिक अभ्यर्थी पास हुए। तो ये 3 बार एस्टेट लिया गया है। बार बार सरकार STET तो ले रही है पर बहाली नहीं कर रही है। तो बार बार STET लेने का क्या मतलब? एस्टेट पास है 2024 का। हाँ, तो क्या चाहती है? अभी 47 सीट में फाइट नहीं करना है। 47 सीट में मात्र महिला का 4 सीट है, जनरल में 2 सीट है। हम जनरल कैटेगरी से आते हैं, 2 सीट है। बताइए अब भैया, बताइए, हम 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। क्या डिमांड कर रही है सरकार? हम डिमांड ये कर रहे हैं कि जितनी भी सीट वैकेंट है वो सारे सीट पे बहाली दिया जाए। हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी से नर्म निवेदन है और हाथ जोड़ करके उनकी विनती है कि सीटों की संख्या जैसे कि TRE 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। TRE 1 में आप 1,80,000 बहाल किए, 2 में आप किए 87 किए, 3 में भी 80 किया, 4 में आप 32,000 किए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन TRE 4 में शारीरिक शिक्षा के सीट इतना खाली है, 9, 10 में 5,000 से ऊपर सीट खाली है, जबकि 6 to 8 में 20,000 से ऊपर खाली है। तो ये कहाँ का अन्याय है मिथिलेश तिवारी सर? लग तो रहा है, सब विश्वास है सर। हम लोग सर 20,000 स्टूडेंट STET पास है, 4 बार स्टेट हो चुका है, फिर STET भरा रहा है कल से परसों से। सर 20,000 हम लोग स्टूडेंट हैं सर, अब मात्र 47 सीट दिया है सर, मात्र 47। सरकार से हमारा नम्र निवेदन है कि हम लोग की वैकेंसी लाई जाए पूरे सीट पे, कम से कम 5,000। हम लोग स्टेट पास हैं, हमारा एज भी निकला जा रहा है, हम 40 के हो गए हैं सर, हमारा 2 साल ही बचा है
सीट कम है इसलिए परेशानी है। हाँ, क्या बहुत नाम हुआ आपका? परेशानी है। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब देश दुनिया की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, बिहार में ईओयू की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड BBOSE के उप निदेशक पर दबिश दी गई है। अजय कुमार सिंह के ठिकाने पर रेड की जानकारी है। आय से अधिक संपत्ति का आरोप है इन पर। आय से लगभग 90% अधिक संपत्ति का आरोप इन पर लगा है। अजय के 3 ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। पटना के राजीव नगर और मीठापुर में छापेमारी जारी है, तो बेगूसराय में पैतृक आवास पर भी छापेमारी हुई है। बेगूसराय में शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार सिंह के घर पर ईओयू रेड जारी है। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सनहा परोरा में अजय कुमार सिंह के घर पर सुबह से ही ईओयू की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है काफी कागजात सहित अन्य सामानों की गहराई से जांच की जा रही है। मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां महिला की हत्या का खुलासा हो गया है और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि महिला का अपना बेटा ही निकला। मामला हरसिद्धि थाना इलाके का है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने महज 45,000 की लालच में मां की गला रेत कर हत्या कर दी। मां ने जीविका समूह से पैसे निकाले थे, ऐसे में आरोपी उसे बाइक से लेकर आया और खेत में मां की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया है। बैठे हम थोड़ी देर तो बैठा के मैं फिर बोला जा उधर गोश्त ले तो नहीं ली, मैं बोला जा मेला से घूम के नहीं है। अच्छा, मैं नहीं गई, वो आए नहीं। हाँ, कुछ लेके नहीं, हम क्यों नहीं ली? हाँ, तो ऐसा ही नहीं ली। हाँ, हम से बैठा यहाँ पे रोका भाई। कहा क्या हुआ? मैं उधर से आया यहाँ पे बाइक रोक के मार दिया। तुम कैसे मारा? कुछ समझ में आया नहीं। तो नहीं समझ आया, ठीक है, तो एक में कैसे ले गया? मैं बोला चल उधर चावल का बोल रहा है। मृतिका जो है आलम हुसैन की माँ, उसका डेड बॉडी बगल माधोपुर के बगल के एक खेत में कुछ अंदर में बॉडी को प्राप्त किया गया, जिसको ये चाकू खरीदे थे अरेराज मार्केट से और उसी से गला काट दिया था ये पैसे के लालच में। वो चाकू भी बरामद कर लिया गया है और जो पैसा निकाल के आई थी और उसके पास जो पैसा था घर पर कुल मिला के 86,000 रुपया भी रिकवर कर लिया गया है। बोकारो में सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के वास्तु विहार फेज 5 में 2 पड़ोसियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद सेक्टर 12 थाने में मामला दर्ज किया गया। सिटी डीएसपी ने बताया कि वायरल वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार फेज 5 जो सेक्टर 12 थाना अंतर्गत है, जिसमें हम लोग के संज्ञान में आया कि वादी गौतम झा के साथ उनके पड़ोसी द्वारा मारपीट की घटना को कारित किया गया है। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। प्राथमिकी दर्ज कर एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया है। अन्य नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं और इस विषय में अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ पता चला, ये दोनों पड़ोसी है, एक ही मोहल्ले में है, आपसी विवाद कुछ सामने में आ रहा है, इस पर अनुसंधान हम लोग जारी रखे हुए हैं। खबर गोपालगंज से है, जहां कुचायकोट से जेडीयू विधायक पप्पू पांडे की मुश्किलें बढ़ गईं। करीब 7 साल पुराने जान मारने की नीयत से फायरिंग के मामले में विशेष एमपी एमएलए अदालत ने विधायक पप्पू पांडे, उनके बड़े भाई सतीश पांडे और भतीजे मुकेश पांडे के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है। मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के नया गांव तुलसिया सिंघा टोला का है। दरअसल साल 2019 में फूलमती कुंवर ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया था कि उनके बेटे अभिमन्यु तिवारी को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। जांच के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। और अब देश दुनिया की खबरों पर नजर डाल लेते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के CWC प्रस्ताव पर कहा, कल कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 1937 के प्रस्ताव को फॉलो करते हुए वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े करके देश के विभाजन की नींव डाली थी, जिसके बाद 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी। मुझे हैरानी है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की निंदा करती है। समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। भारत में पाक दूतावास पर बुलडोजर कार्रवाई, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। भारत ने पाकिस्तानी दूतावास पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। वीजा काउंटर और कुछ अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। बता दें कि कल इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास में भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई थी और आज भारत में भी ये कार्रवाई की गई है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान का दूतावास है जिसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल पुल पर पहली बार वंदे भारत ट्रेन करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। रेल मंत्रालय ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा से बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर लंबे नए ब्रॉड गेज रेल खंड पर ट्रेनों की अधिकतम अनुमत गति बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे करने को मंजूरी दी है। इससे पहले कटरा संगलदान खंड पर अधिकतम गति 85 और संगलदान बनिहाल के बीच 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब पूरे रेल खंड पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चल सकेंगी। इससे जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी और यात्रा की गति को बढ़ावा मिलेगा। बड़ी खबर लखनऊ से है। गोमती नगर में ICICI बैंक के बाहर दिन दहाड़े एक महिला बैंक अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान दिव्या मिश्रा के रूप में हुई है, जो ICICI बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर काम करती थी। आरोपी मानस से पति को फोन करके बाहर बुलाया, फिर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद मानस वाजपेयी अपने घर पहुंचा और अपने घर पर बहन तुलिका की भी हत्या कर दी और उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली। राजधानी में डबल मर्डर और आत्महत्या का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोपी मानस SBI में कर्मचारी था। आरोपी ने अपने मोबाइल पर मर्डर को लेकर स्टेटस भी लगाया था और ये भी जानकारी मिल रही है कि पत्नी ने तलाक की अर्जी दे रखी थी। देश में अचानक से चीनी की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। बाजारों में चीनी की कीमत 17 से 20 रुपए प्रति किलो बढ़ गई है। कीमत बढ़ते ही सरकार एक्टिव हो गई है और चीनी के स्टॉक पर लिमिट को और कड़ा कर दिया गया है। अब एक महीने में 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल या कारोबार करने वाले डीलर 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकेंगे। नया नियम 1 सितंबर से लागू होगा और 30 नवंबर तक जारी रहेगा। सरकार का यह कदम बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए उठाया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने पिछले महीने ही कारोबारियों के लिए चीनी का स्टॉक रखने की लिमिट 30 दिन कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद कीमतों में तेजी जारी रही। अब सरकार ने इस अवधि को घटाकर सिर्फ 15 दिन कर दिया है और ये नियम थोक कारोबारी और बड़े खरीदारों के पास जरूरत से ज्यादा चीनी जमा होने से रोकने में मदद कर सकता है।